हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल जीएस भंडार विद कौशल में। हम लोग गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल एवं भारत के वायसराय का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें मुख्य रूप से हम लोग बंगाल के गवर्नर जनरल और पिछले वीडियो में अंग्रेज़ों का जितने भी भू राजस्व संबंधित बंदोबस्त थे उसका अध्ययन कर चुके हैं। आज हम भारत के गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो भारत के गवर्नर जनरल जो बनाए जाते हैं वो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बनाए जाते हैं। जैसे भारत में अंग्रेज जो आते हैं व्यापार करने के उद्देश्य से 1757 में प्लासी की लड़ाई जीतने के बाद सबसे पहले बंगाल के गवर्नर बनाए जाते हैं। उसके बाद 2 क्षेत्र और जीतने के बाद बंगाल के गवर्नर जनरल और उसके बाद भारत के गवर्नर जनरल बनाए जाते हैं। तो ये सब इतिहास हम पहले बता चुके हैं कि किस किस एक्ट, किस किस अधिनियम के तहत पहले गवर्नर बनते हैं, फिर गवर्नर जनरल, फिर भारत के गवर्नर जनरल, वायसराय। ये सब हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो पहले उस वीडियो को जाके देखिए और उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू कीजिए। तो भारत के गवर्नर जनरल 1833 के चार्टर एक्ट के तहत भारत के गवर्नर जनरल बनाए जाते हैं। और इस प्रकार जो भारत के पहले गवर्नर जनरल बन के आते हैं वो होते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंक। और इससे पहले लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो थे वो आपके बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल होते हैं। याद कीजिए, ध्यान दीजिए, बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल एवं भारत के पहले गवर्नर जनरल दोनों एक ही हो जाएंगे आपके लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो सबसे पहले भारत के गवर्नर जनरल का जो काल रहा उसको ध्यान करते हैं। भारत के गवर्नर जनरल 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बनाए जाते हैं, याद रखना है। 1833 से 1857 का जो टाइम पीरियड रहता है, यानी 1857 की क्रांति तक आपके भारत में गवर्नर जनरल ही रहते हैं। इसके बाद 1857 की क्रांति के बाद 1858 के अधिनियम के तहत आपके भारत के वायसराय बना दिए जाते हैं। तो भारत के गवर्नर जनरल का क्रम, सबसे पहले लॉर्ड विलियम बेंटिंक के बाद मेटकॉफ, उसके बाद ऑकलैंड। सबसे पहले 2-2 या 3-3 का ग्रुप बना के याद करना है। बेंटिंक, मेटकॉफ, ऑकलैंड, बेंटिंक, मेटकॉफ, ऑकलैंड। उसके बाद एलनबरो, हार्डिंग प्रथम, डलहौजी, एलनबरो, हार्डिंग प्रथम, डलहौजी। सीरीज याद करने का सबसे अच्छा तरीका पहले भी बताए थे, आज भी बता दे रहे हैं कि इनका जो टाइम पीरियड था उनके समय की एक महत्वपूर्ण घटना याद कर लीजिए, आपको इनका टाइम पीरियड आसानी से याद हो जाएगा। तो सबसे पहले इनका जो क्रम था, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, उसके बाद मेटकॉफ, उसके बाद ऑकलैंड, उसके बाद एलनबरो, लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, उसके बाद डलहौजी और सबसे अंत में कैनिंग भी आते हैं। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक का जो कार्यकाल रहा 1828 से 35, मेटकॉफ का 1835 से 36, ऑकलैंड का 36 से 42। तो बेंटिंक 1828 से 35, मेटकॉफ 35 से 36, 36 से 42 ऑकलैंड, फिर 42 से 44, 1842 से 44 एलनबरो, 44 से 48 हार्डिंग प्रथम और 1848 से 56 आपका डलहौजी रहते हैं। तो ये भारत के गवर्नर जनरल का क्रम आपको याद हो जाना चाहिए। बेंटिंक, मेटकॉफ, ऑकलैंड, एलनबरो, हार्डिंग प्रथम और उसके बाद डलहौजी और सबसे अंत में कैनिंग। टाइम पीरियड 1828 से 35, 35 से 36 मेटकॉफ, 36 से 42 ऑकलैंड, 42 से 44 एलनबरो, 44 से 48 हार्डिंग प्रथम और 1848 से 56 आपका लॉर्ड डलहौजी। और सबसे अंत में जो आते हैं भारत के गवर्नर जनरल बन के वो होते हैं लॉर्ड कैनिंग, जो हम भारत के वायसराय, इसके बाद ये बनेंगे लॉर्ड कैनिंग, तो उसमें हम विस्तृत रूप से अध्ययन कर लेंगे। तो चलिए पहले पढ़ते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंक। अब तक जितने भी बंगाल के गवर्नर जनरल हुए उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो हुए वो आपके लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने काफ़ी क्षेत्रों में सुधार का काम किया, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। ये भारत में लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो है 1833 के चार्टर एक्ट के तहत भारत के पहले गवर्नर जनरल बनते हैं और इससे पहले ये बंगाल के गवर्नर जनरल होते हैं। लेकिन अगर उससे भी पहले का बात कर दिया जाए तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो है 1803 ईस्वी में ये मद्रास के गवर्नर हुआ करते थे और ये बहुत ही एक उदारवादी प्रवृत्ति के थे। इसलिए इसने कई क्षेत्रों में, जैसे सामाजिक क्षेत्रों में, न्याय कार्यों में, शिक्षा संबंधी सुधार में, वित्तीय सुधार में और अन्य कई क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण सुधार किए थे। तो ये ध्यान रखना है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक एक उदारवादी प्रवृत्ति के थे।
लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के गवर्नर जनरल बनने से पहले, उससे पहले बंगाल के गवर्नर जनरल थे। उससे पहले भी आप 1803 ईस्वी में विलियम बेंटिंक जो थे मद्रास के गवर्नर थे। और जब ये मद्रास के गवर्नर होते हैं तो इन्हीं के समय में 1806 ईस्वी में मद्रास के वेल्लोर में एक सैनिक विद्रोह होता है, जो हम आपको पहले भी बता चुके हैं। ये 1806 में मद्रास के गवर्नर होते हैं, लेकिन उस समय जो गवर्नर जनरल होते हैं वो होते हैं सर जॉर्ज बार्लो। पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं 1805 से 1807 का जो टाइम पीरियड होता है वो बंगाल के गवर्नर जनरल सर जॉर्ज बार्लो का होता है। और उसी समय जो ये मद्रास के गवर्नर के रूप में ये लॉर्ड विलियम बेंटिंक वहाँ पे मौजूद रहते हैं। और इन्हीं के समय में 1806 में मद्रास के वेल्लोर में एक सैनिक विद्रोह होता है, जो भारत का पहला सैनिक विद्रोह माना जाता है। लेकिन जो फेमस हुआ था वो 1857 की क्रांति यानी कि सैनिक विद्रोह फेमस ज़्यादा हुआ था। तो अगर आपसे पूछ दे कि 1806 ईस्वी में जो मद्रास के वेल्लोर में जो सैनिक विद्रोह हुआ था तो उस समय मद्रास के गवर्नर कौन थे, तो बेंटिंक हो जाएंगे। बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे, ये घटना मद्रास में हो रही थी तो मद्रास में आपके विलियम बेंटिंक थे, लेकिन इसका जो नियंत्रण हो रहा था वो बंगाल में बैठे गवर्नर जनरल सर जॉर्ज बार्लो कर रहे थे। तो ये दोनों क्वेश्चन याद रखना है। 1806 में मद्रास के वेल्लोर में हुआ सैनिक विद्रोह, मद्रास में गवर्नर कौन थे, तो बेंटिंक थे। आपका बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो आपके सर जॉर्ज बार्लो थे। और ये सैनिक विद्रोह हुआ क्यों था, माथे में टीका, तिलक, चंदन, कान में नथिया, बाली, ये सब जो लगाने की जो परंपरा थी सैनिकों की, वो अंग्रेज मना कर रहे थे इसी के कारण। तो चलिए ये ध्यान रखना है। लॉर्ड विलियम बेंटिंक 1803 में मद्रास के गवर्नर थे। 1806 में मद्रास के वेल्लोर में सैनिक विद्रोह के समय भी ये गवर्नर हुआ करते थे। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत ये भारत के पहले गवर्नर जनरल बनाए जाते हैं। इन्होंने कई क्षेत्रों में सुधार भी किया। जैसे सामाजिक सुधार की बात किया जाए तो सबसे पहले 1829 में सती प्रथा का अंत। सती प्रथा आपको पता ही है कि सती प्रथा अर्थात जो स्त्री का पति अगर मर जाता था तो उसकी चिता पर इनके जो पत्नी होती थी उन्हें जिंदा हो या मुर्दा हो दोनों को उनको साथ में लिटा दिया जाता था, यानी कि साथ में जलने की परंपरा ही सती प्रथा कहलाती थी। तो सती प्रथा का अंत ये 1829 ईस्वी में धारा 17 के द्वारा कर दिया। जो उस टाइम का जो कानूनी प्रावधान था तो उसमें धारा था 17, तो धारा 17 के द्वारा सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किया। और इसमें जो भारतीय समाज सुधारक के थे जिनका नाम था राजा राम मोहन राय, तो राजा राम मोहन राय के सहयोग से 1829 में सती प्रथा का अंत कानूनी धारा 17 के द्वारा कर दिया गया। सबसे पहले जो सती प्रथा का अंत किया गया है वो बंगाल में किया गया। कब, 1829 में। इसके बाद 1830 में बम्बई और मद्रास में भी सती प्रथा को अंत कर दिया गया। इसके बाद 1829 में सती प्रथा के बाद 1830 में ठगी प्रथा का अंत। ठगी प्रथा कहने का मतलब जो ठग लोग जो होते थे, जो उस समय चोर, डाकू या जो हत्यारों का जो समूह होता था उसे ठग कहा जाता था। और ये जो ठग होते थे अर्थात ये जो चोर, डाकू, हत्यारे जो होते थे ये मुख्यतः अवध से हैदराबाद, राजपूताना, बुंदेलखंड आदि वाले क्षेत्रों में आपका क्या होते थे, ये सक्रिय हुआ करते थे। और इसी का अंत, ठगी प्रथा का अंत आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो होता है अपने एक अंग्रेज कर्नल स्लीमैन के सहयोग से करते हैं। तो ठगी प्रथा का अंत 1830 ईस्वी में कर्नल स्लीमैन के सहयोग से, 1829 में सती प्रथा का अंत राजा राम मोहन राय के सहयोग से। चलिए इसके अलावा 1830 में शिशु बालिका हत्या पर भी प्रतिबंध लगाते हैं। तो ये आपका सामाजिक क्षेत्र 1829 में सती प्रथा का अंत राजा राम मोहन राय के सहयोग से धारा 17 के द्वारा। सबसे पहले बंगाल में सती प्रथा का अंत 1829 में, उसके बाद 1830 में मद्रास और आपके बम्बई वाले एरिया में भी लागू हो जाता है। 1830 में ठगी प्रथा का अंत कर्नल स्लीमैन के सहयोग से। ये शिशु बालिका हत्या का प्रतिबंध भी 1830 में। तो ये आपका सामाजिक सुधार। इसके बाद आते हैं न्यायिक कार्य। जो न्यायिक कार्य जो किए थे, जुडिशियल क्षेत्र में जो काम किए थे, अच्छा इससे पहले हम पढ़ चुके थे कर्नवालिस। कर्नवालिस को आपका नागरिक सेवा, पुलिस सेवा ये सब का जनक माना जाता था। मतलब जुडिशियल से रिलेटेड जितने भी सेवा थे वो कर्नवालिस से संबंधित थे। तो कर्नवालिस ने अपने समय में जो प्रांतीय अपीलीय न्यायालय का स्थापना किया था उस न्यायालय को ये समाप्त कर देते हैं।
यानी कि कॉर्नवालिस के समय जो स्थापित न्यायालय था, जो प्रांतीय न्यायालय हुआ करता था, अपीलीय न्यायालय हुआ करता था, उसको समाप्त कर देते हैं और इसका जो संपूर्ण अधिकार होता है वो जिलाधिकारी यानी कि वहाँ के कलेक्टर मजिस्ट्रेट जो भी होते हैं उन्हें दे दिया जाता है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने अपने कार्यकाल में ये भी न्यायिक काल में एक इम्पोर्टेंट कार्य किया, क्या कि कॉर्नवालिस द्वारा जो स्थापित अपीलीय न्यायालय था, प्रांतीय न्यायालय था, उसको समाप्त कर दिया गया और इसके संपूर्ण अधिकार वहाँ के मजिस्ट्रेट या वहाँ के जो कलेक्टर थे उन्हें दे दिया गया। साथ ही वहाँ की जो भाषा थी, इनके समय जो भाषा थी वो फारसी भाषा थी, तो फारसी भाषा के साथ साथ इस न्यायालय में जो भाषा का प्रयोग होगा वो क्षेत्रीय भाषा का भी प्रयोग कर सकते थे। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक पहले व्यक्ति थे, पहले गवर्नर जनरल थे जिन्होंने फारसी भाषा के साथ साथ वहाँ के क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग करने के लिए भी आह्वान किया। यानी कि ये ध्यान रखना है, फारसी भाषा के साथ साथ क्षेत्रीय भाषा। लेकिन जो उच्च न्यायालय होते थे, जो हाई कोर्ट वगैरह होते थे, वहाँ आपको अंग्रेजी भाषा ही मान्य था। तो चलिए ये याद रखना है। इसके अलावा शिक्षा संबंधी कार्य में भी लॉर्ड विलियम बेंटिंक का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा। क्या रहा? तो सबसे पहले शिक्षा संबंधी कार्यों के लिए तो उस समय विवाद ये उत्पन्न किया कि अच्छा, जो भारत का जो शिक्षा प्रणाली होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए। भारत की जो शिक्षा प्रणाली वो प्राचीन शिक्षा के परंपरा पे होना चाहिए या पाश्चात्य यानी वेस्टर्न कल्चर पे आधारित होना चाहिए। तो इसको लेके जो प्राचीन शिक्षा के जो समर्थक थे तो वो जेम्स प्रिंसेप और विल्सन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पूछता है इसलिए ध्यान रखना है। जो प्राचीन शिक्षा के जो समर्थक थे वो थे जेम्स प्रिंसेप और विल्सन। लेकिन जो पाश्चात्य शिक्षा यानी कि वेस्टर्न शिक्षा यानी विदेशों की जो शिक्षा थी उसके समर्थक में ट्रेवलियन आ जाते हैं। ट्रेवलियन, तो इसको लेकर जब ये विवाद नहीं सुलझ रहा होता है तो जो गवर्नर विलियम बेंटिंक होते हैं वो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करते हैं 1835 ईस्वी में। और 1835 ईस्वी में मैकाले की रिपोर्ट आती है और रिपोर्ट आने के बाद ही ये जो मैकाले होते हैं ये पाश्चात्य यानी कि वेस्टर्न शिक्षा को समर्थन देते हैं, पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन देते हैं। और एक और भारतीय व्यक्ति थे, समाज सुधारक थे, जिनका नाम था राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय भी जो थे वो वेस्टर्न कल्चर यानी पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे। तो इस प्रकार 1835 में मैकाले की रिपोर्ट आती है और इसमें पाश्चात्य शिक्षा यानी विदेशों की शिक्षा, और विदेशों में ज़्यादातर अंग्रेजी बोला जाता है, तो भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बना दिया गया 1835 मैकाले की रिपोर्ट के आधार पर। और इसमें पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन किया गया और इसमें जो पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन करने वाले आपके व्यक्ति थे, समाज सुधारक थे, वो आपके थे राजा राम मोहन राय। 1835 में इस रिपोर्ट के आधार पर ही फिर कलकत्ता में आपका एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना भी की जाती है। तो ये शिक्षा संबंधित पॉइंट आपको ध्यान रखना है। 1835 में मैकाले की रिपोर्ट, पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन, साथ ही साथ पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन जो आपके करते हैं राजा राम मोहन राय भी करते हैं। और 1835 में ही कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो जाती है और अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया जाता है। चलिए ये ध्यान रखना है। इसके बाद लॉर्ड विलियम बेंटिंक से एक संबंधित है अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत। अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत जिसे इंग्लिश में बोला जाता है फिल्ट्रेशन थ्योरी। ये फिल्ट्रेशन थ्योरी क्या होता है? इसका ये कहना था, फिल्ट्रेशन थ्योरी का मतलब कि अगर हम समाज के उच्च वर्ग को अगर हम शिक्षा देते हैं तो उनसे जो शिक्षा है वो छन छन कर समाज के निम्न वर्गों तक भी वो शिक्षा पहुंच जाएगी। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने ये फिल्ट्रेशन थ्योरी दिया था और इसका मतलब क्या था कि समाज के उच्च वर्ग को शिक्षा देने पर वहाँ से शिक्षा जो है ऑटोमेटिक ही है जो समाज के निम्न वर्गों के लोगों तक पहुँच जाएगी। तो यही अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत या फिल्ट्रेशन थ्योरी से कौन से गवर्नर जनरल संबंधित है? तो आपके लॉर्ड विलियम बेंटिंक हो जाएंगे, ये ध्यान रखना है। इसके बाद वित्तीय सुधार में भी काम इन्होंने किया। वित्तीय सुधार में इन्होंने ये काम किया कि जो लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे, जो सैनिकों को जो राशि मिलती थी उन्होंने इनके राशि को कम कर दिया था। कम किस मामले में किया था? क्या थी शर्त? तो जो बंगाल वाला जो क्षेत्र था, तो बंगाल वाले क्षेत्र से 400 मील की परिधि यानी कि 400 मील के अंदर जो भी सैनिक नियुक्त होता था तो उसका जो भत्ता है वो आधा कर दिया जाता था। भत्ता क्या होता है? तो जो पेमेंट यानी कि जो पेमेंट मिलता है, पेमेंट के अलावा उसके खर्च के लिए जो भी चीज़ मिलता है उसे भत्ता बोला जाता है, अगर सिंपल मामले में ध्यान दिया जाए तो चलिए
बेंटिक ने सैनिक राशि को कम कर दिया। कब? जब बंगाल वाले क्षेत्र से 400 मील के अंदर अगर आपकी नियुक्ति होती है तब आपका भत्ता को क्या कर दिया जाएगा? आधा कर दिया जाएगा। लेकिन अगर 400 मील से ज़्यादा जाते हैं तो आपको पूरा भत्ता मिलेगा। ये लॉर्ड विलियम बेंटिक है। इसके अलावा इन्होंने जो अफीम व्यापार उस समय होता था, तो अफीम व्यापार जो होता था तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में केवल बम्बई बंदरगाह पर ही इसका निर्यात किया जाता था। तो ये ध्यान रखना है, ये याद आता भी है कि बताइए लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय जो अफीम का व्यापार का जो निर्यात होता था वो किस बंदरगाह से होता था? तो वो आपका बम्बई बंदरगाह से। तो ये इतना ध्यान रखना है। इसके अलावा अन्य अगर कि देखा जाए, अगर लॉर्ड विलियम बेंटिक जो अगर भारतीय मामले में देखा जाए, भारतीय रियासत के मामले में, तो भारतीय रियासत के मामले में इनकी नीति जो रही थी वो तटस्थ, यानी कि कुछ मामलों में ये हस्तक्षेप करते भी थे और कुछ मामलों में हस्तक्षेप नहीं भी करते थे। यानी कि जो हस्तक्षेप की नीति का पालन जो किया, यानी कि जो कोई टांग वगैरह नहीं अड़ाया, वो हैदराबाद, बूंदी, जोधपुर, कोटा, भोपाल, ये सब जो क्षेत्र थे लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इस पर अपना हस्तक्षेप की नीति का पालन किया। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट हो जाता है वो हो जाता है ये आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किस भारतीय रियासत पे अपना हस्तक्षेप किया था? तो वो हस्तक्षेप था 1831 में। ये मैसूर को कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लेते हैं। इसके बाद 1834 ईस्वी में कुर्ग जो कर्नाटक का एक भाग था एवं कछाड़, तो कुर्ग एवं कछाड़ को ये 1834 ईस्वी में हस्तक्षेप कर यानी कुशासन का आरोप लगाकर अपने क्षेत्र में मिला लेते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि बताइए मैसूर को कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो ये आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, मैसूर एवं कुर्ग एवं कछाड़ में हस्तक्षेप की नीति, बाकी हैदराबाद, बूंदी, जोधपुर, कोटा, भोपाल में हस्तक्षेप की नीति का पालन किसने किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। चलिए, तो इतना पॉइंट हो गया, यानी कि लॉर्ड विलियम बेंटिक से आपको ये इतना सारा पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से जितने भी एग्जाम में आता है नहीं छूटेगा। चलिए, इसके बाद अगले जो गवर्नर जनरल के रूप में आते हैं वो होते हैं चार्ल्स मेटकॉफ। चार्ल्स मेटकॉफ 1835 से 36 एक छोटे से कार्यकाल के लिए आते हैं। इनके समय की बस यही एक घटना याद रखना है कि इन्होंने जो भारतीय जो प्रेस था, यानी जो पहले समाचार पत्र ये सब का जो प्रकाशन करते थे, तो उस पे जो पहले अंग्रेज़ों का नियंत्रण होता था उस नियंत्रण को इन्होंने ख़त्म कर दिया। यानी कि भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में कौन आ जाते हैं? तो चार्ल्स मेटकॉफ। तो भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता आपको चार्ल्स मेटकॉफ ध्यान रखना है। इसके अलावा मेटकॉफ ने अपने समय में जो मुगल कालीन सिक्का पहले से चला आ रहा था, इस मुगल कालीन सिक्का पे प्रतिबंध लगाते हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से एक नया सिक्का जारी करते हैं। यह घटना किसके समय की है? तो मेटकॉफ। तो मेटकॉफ चार्ल्स मेटकॉफ के समय की दो घटना याद रखने हैं। 1835 से 36 कार्यकाल आते के साथ ही ये प्रेस पर जो नियंत्रण लगा होता है उसे समाप्त कर देते हैं। तो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता मेटकॉफ मुगल कालीन जो सिक्का होता है उसे हटाकर ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम का सिक्का जारी करते हैं। इसके बाद अगले गवर्नर में आता है ऑकलैंड 1836 से 42। लॉर्ड ऑकलैंड के समय में एक घटना है, पहला आंग्ल अफगान युद्ध। पहला अंग्रेजों और अफगानों के बीच जो युद्ध होता है वो होता है 1838 से 42 और ये किसके समय में होता है? तो लॉर्ड ऑकलैंड के समय में जो अंग्रेज होते हैं और जो अफगान होते हैं वो सिंध प्रांत को लेकर इनके बीच विवाद उत्पन्न हो जाता है। और वहाँ जो अफगान के जो पहले से राजा हुआ करते थे तो वहाँ राजा की मृत्यु के बाद गद्दी के संबंध में भी समस्या उत्पन्न हो जाती है। वहाँ के जो अफ़गान वाला क्षेत्र था वो आपका पंजाब से नज़दीक पड़ता था उस समय। तो पंजाब वाले क्षेत्र में उस समय महाराजा रंजीत सिंह हुआ करते थे, अफ़गान में शाह शुजा हुआ करते थे और इधर से आपका ब्रिटिश हुआ करते थे। और सिंध वाले क्षेत्र को लेकर जो विवाद उत्पन्न हो गया उसके बाद तीनों के बीच एक त्रिगुट संधि हो जाती है, त्रिपक्षीय संधि हो जाती है। किसके बीच? 1838 में रंजीत सिंह, शाह शुजा और ब्रिटिशों के बीच। तो यह ध्यान रखना है कि त्रिपक्षीय संधि रंजीत सिंह, शाह शुजा और ब्रिटिशों के बीच 1838 में पहला आंग्ल अफगान युद्ध को लेकर ये संधि होती है। और ये पहला आंग्ल अफगान युद्ध शुरू होता है लॉर्ड ऑकलैंड के समय में, लेकिन ये ख़त्म होगा आगे लॉर्ड एलनबरो के समय में। तो याद रखना है कि पहला आंग्ल अफगान युद्ध 1838 से 42 ये ऑकलैंड के समय में शुरू होता है और ख़त्म हो जाता है एलनबरो के समय में। और इसी को लेकर 1838 में रंजीत सिंह, शाह शुजा और ब्रिटिश के बीच त्रिपक्षीय संधि होती है।
और लॉर्ड ऑकलैंड के समय में ही 1839 ईस्वी में कलकत्ता से दिल्ली यानी NH1 NH2 जो आपका था, जो पहले से GT रोड बना हुआ था, GT रोड यानी कि ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसका निर्माण शेरशाह सूरी मध्यकालीन भारत में करवाते हैं, तो इसी GT रोड का जो मरम्मत का कार्य करवाया था वो ऑकलैंड ने करवाया था। तो GT रोड का मरम्मत का कार्य किसके समय में हुआ? तो ऑकलैंड के समय में। कब हुआ? तो 1839 में हुआ। इसके अलावा भारतीय विद्यार्थियों को डॉक्टरी शिक्षा हेतु विदेश जाने की पहली बार अनुमति भी लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा दी गई थी। तो ऑकलैंड के समय की 3 घटना याद रखनी है। पहला, आंग्ल अफगान युद्ध शुरू होता है, फिर त्रिपक्षीय संधि होती है, GT रोड का मरम्मत होता है और भारतीय विद्यार्थियों को डॉक्टरी शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश जाने की अनुमति मिलती है। इसके बाद अगले गवर्नर जनरल के रूप में आता है लॉर्ड एलन बरो 1842 से 44। याद रखना 1842 से 44। लॉर्ड एलन बरो के शासनकाल में पहला आंग्ल अफगान युद्ध जो था वो समाप्त हो जाता है, यानी कि आंग्ल अफगान युद्ध शुरू होता है लॉर्ड ऑकलैंड के समय में, एलन बरो के समय में समाप्त हो जाता है। ये जो आंग्ल अफगान युद्ध हो रहा होता वो सिंध को लेकर हो रहा होता और अंत में अंग्रेज जो होते हैं इसे अपने में मिलाने में कामयाब रहते हैं। तो 1843 ईस्वी में सिंध का विलय अंग्रेजी साम्राज्य में कर लिया जाता है और इसका जो श्रेय जाता है वो चार्ल्स नेपियर को जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ये काफ़ी बार पूछा गया एग्जाम में आपका। तो सिंध विलय का श्रेय 1843 में किसको जाता है? तो चार्ल्स नेपियर को जाता है। किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड एलन बरो के कार्यकाल में हुआ था। इसके अलावा 1843 में ही आपका इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, 1843 में ही दास प्रथा का उन्मूलन यानी कि दास प्रथा जो था पूर्ण रूप से खत्म कर दिया गया था। इससे पहले हम आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस में बताए थे कि 1789 ईस्वी में जो दास प्रथा, जो दास व्यापार होता था वो कहाँ से? बंगाल से होता था। उस दास व्यापार पे रोक लगा दिया गया था। तो उस समय दास व्यापार पे रोक पूछेगा तो 1789 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में, लेकिन पूर्ण रूप से दास व्यापार को ख़त्म कर दिया गया तो ये आपका 1843 ईस्वी में लॉर्ड एलन बरो के शासनकाल में, ये ध्यान रखना है। तो 1789 ईस्वी में रोक लगा दिया गया था कॉर्नवालिस के समय में, और ये जो रोक लगा था ये बंगाल से लगा था। बंगाल में जो निर्यात होते थे दास उसे बंद कर दिया गया था। चलिए, इसके अलावा 1843 में ही रविवार की छुट्टी प्रारंभ हुई थी। तो रविवार की छुट्टी का प्रारंभ आपका 1843 में किसके समय में? तो लॉर्ड एलन बरो के समय में। अगर आपको यहाँ पे देखिए, अगर आपको लॉर्ड एलन बरो का कार्यकाल याद है कि 1842 से 44 लॉर्ड एलन बरो का शासनकाल था। अब 1843 की 3 घटना, अगर आपको 1843 याद है तो आपको ऐसे ही पता चल जाएगा कि एलन बरो के समय में ये रहे होंगे, ये मतलब कि ये सब घटनाएं घटित हुआ होगा। यानी 1843 का 3 घटना, सिंध विलय, इसका श्रेय चार्ल्स नेपियर को, रविवार की छुट्टी 1843 में ही, और 1843 में ही दास प्रथा को पूर्ण रूप से खत्म कर दिया गया। लेकिन इससे पहले 1789 में दास व्यापार पर रोक लगा दिया गया था कॉर्नवालिस के समय में, और ये जो दास व्यापार होता था वो बंगाल से होता था। चलिए, इसके बाद आते हैं लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग 1844 से 48, 1844 से 48 इनका कार्यकाल रहता है। गवर्नर, अगले गवर्नर जनरल के रूप में आते हैं, और लॉर्ड हार्डिंग के समय में ही पहला आंग्ल सिख युद्ध होता है। अंग्रेज और सिख के बीच युद्ध होता है। क्योंकि ये सब जितने भी गवर्नर होते हैं ये सब धीरे धीरे क्या होता है, भारत में आने के बाद अंग्रेजी साम्राज्य को भारत में मिला रहे होते हैं। तो जितने भी युद्ध होते हैं, जैसे पहले हम लोग मैसूर के बारे में, आंग्ल अफगान के बारे में, फिर आंग्ल नेपाल के बारे में, फिर अब आंग्ल सिख के बारे में, ये सब अब पढ़ने जा रहे हैं। तो किसी न किसी गवर्नर जनरल के समय में ही हुआ होगा। तो ये टाइम पीरियड आपको ध्यान रखना है। तो पहला आंग्ल सिख युद्ध ये 1845 से 46 में हुआ था। तो उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड हार्डिंग थे। लॉर्ड हार्डिंग 1844 से 1848 इनका टाइम पीरियड था। तो पहला आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ वो लॉर्ड हार्डिंग के समय में। इसके अलावा लॉर्ड हार्डिंग के समय में ही नर बलि प्रथा पर अंत कर दिया जाएगा। नर बलि अर्थात मनुष्यों की बलि, नर मीन्स मनुष्य, यानी कि मनुष्यों की बलि जो दिया जाता था वो, उस पर रोक लगाने का जो श्रेय जाता है वो लॉर्ड हार्डिंग को। ये नर बलि जो प्रथा सबसे ज़्यादा प्रचलित थी वो भारत के किस जनजाति में थी प्रचलित? तो वो खोंड जनजाति। तो ये भी एग्जाम में आता है। नर बलि प्रथा का अंत लॉर्ड हार्डिंग के समय में। ये नर बलि प्रथा कहाँ प्रचलित थी? तो खोंड जनजाति में प्रचलित थी। और किसके प्रयास से? कैंपबेल के प्रयास से लॉर्ड हार्डिंग के समय में इस नर बलि प्रथा का अंत
कर दिया गया। तो लॉर्ड हार्डिंग से ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो आज हम लॉर्ड विलियम बेंटिंक, मेटकॉफ, ऑकलैंड, एलन बलो और लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, ये लॉर्ड हार्डिंग आपका क्या हो जाएंगे, प्रथम, इसके बाद लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय भी आएंगे। तो लॉर्ड हार्डिंग प्रथम तक का इतिहास हम लोग पढ़ चुके हैं। अगले वीडियो में हम लोग लॉर्ड डलहौजी का संपूर्ण इतिहास, क्योंकि ये अगला जो आएंगे लॉर्ड डलहौजी, वो एक महानतम साम्राज्यवादी के रूप में आते हैं। जितने भी क्षेत्र बचा हुआ था उसे किसी न किसी तरीक़ा से, मतलब जैसे भी हो, जिस तरीके से हो, उसे अपने साम्राज्य में मिला लेना है। तो अगले वीडियो में हम लोग लॉर्ड डलहौजी का संपूर्ण इतिहास पढ़ेंगे और उसके बाद भारत का वायसराय जो लॉर्ड कैनिंग से स्टार्ट होगा उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसे आप कंटिन्यू एक बार और अच्छे से पढ़ लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, इसको ऑब्जेक्टिव बना के देखिए, आपको ज़रूर बनेगा और फ़ायदा होगा। तो फिर ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।